भाई होम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। ये संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई है। ये मूर्ति बनवाएंगे जरूर, भवन बनवाएंगे जरूर अंबेडकर के नाम, लेकिन उसी के नींव के नीचे अंबेडकर के विचारों को दफन कर दें। और उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि जिंदगी भर चुनने के लिए चुनकर नहीं आए हैं वो संसद में। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। इसका मतलब है कि इतना नाम अंबेडकर का लिए है तो नरक मिलेगा। यही इसकी व्याख्या हो सकती। स्वर्ग का उल्टा जो है ना और कुछ नहीं हो सकता है, नरक ही हो सकता है। तो इनके मन में जो सोच थी अंबेडकर को लेकर, वो फ्रस्ट्रेशन वहां से निकल कर आया। ये इनको समस्या जिन्ना से नहीं थी, इनको समस्या थी अंबेडकर से। इसलिए उस समय ही पुतले फूके गए, संविधान के खिलाफ लेख लिखे गए, अंबेडकर के खिलाफ लेख लिखे गए। और इसकी वजह से जो 400 पार मांग रहे थे संविधान बदलने के लिए, लोगों ने 3 पांव पे खड़ा कर दिया कि इनकी औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी इस तरह का स्टेटमेंट देने पर। इसीलिए अमित शाह जी, मैं इतिहास का छात्र हूँ इसलिए इनका कुंडली और इतिहास जानता हूँ। तो जो उनका लाइन है वो लाइन सब लोगों ने कह दी, लेकिन इतिहास में तो व्याख्या होती है। और ये कह रहे हैं कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो इसमें एक लाइन छुपा हुआ है, एक लाइन छुपा हुआ है। और वही लाइन छुपा हुआ है जो इनके पुरखे और पूर्वज हिंदू महासभा, आरएसएस, ये तमाम लोग सोचते थे। और अंबेडकर के जीते जी उनके पुतले फूके गए नेहरू के साथ। कल्याण प्रेस ने लगातार लेख छापे, हीन जाति अंबेडकर, हीन जाति अंबेडकर। तो उसका जो छुपा हुआ लाइन है कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। इसका मतलब है कि इतना नाम अंबेडकर का लिए है तो नरक मिलेगा। यही इसकी व्याख्या हो सकती है। स्वर्ग का उल्टा जो है ना और कुछ नहीं हो सकता है, नरक ही हो सकता है। तो इनके मन में जो सोच थी अंबेडकर को लेकर, चलिए कम से कम आज देश में जितने लोग हमें सुन रहे हैं, 10 साल से ये बात हम लोग लगातार रिपीटेडली कह रहे हैं, 10 साल से, कि ये मूर्ति बनवाएंगे जरूर, भवन बनवाएंगे जरूर अंबेडकर के नाम पर, लेकिन उसी के नींव के नीचे अंबेडकर के विचारों को दफन कर देंगे। और ये बात अब आपके सामने स्पष्ट रूप से आ रही है। थोड़ी विस्तार से कह देता हूं तो थोड़ा आप समझ लेंगे। जब संविधान लागू हुआ, संविधान जब सौंपा गया, 4 दिन के अंदर ऑर्गेनाइजर का लेख है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है, ये पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बोरो है। संविधान सभा के डिबेट से नहीं पढ़े होंगे। ये इनको समस्या जिन्ना से नहीं थी। भाई तुम अपना ले लो, ये तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी, साझा सरकार। तो इनको समस्या जिन्ना से, मुस्लिम लीग से नहीं थी। तुम अपना ले लो, हम अपना ले लेंगे। इनको समस्या थी अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। दोनों वेस्टर्न एजुकेटेड थे, मॉडर्निज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इसमें विश्वास रखते थे। अंबेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और बाबा साहब को जो आइडिया आ रहा है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, वो मनुस्मृति से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है बुद्धा से आ रहा है, वो आ रहा है रविदास से आ रहा है, वो आ रहा है कबीर से आ रहा है, वो आ रहा है तुकाराम से और फुले से। समस्या उनको वहां थी अंबेडकर से, इसलिए उस समय ही पुतले फूके गए, संविधान के खिलाफ लेख लिखे गए, अंबेडकर के खिलाफ लेख लिखे गए। और जो निकला है बेसिकली, जो आप लोकसभा चुनाव पूरा थोड़ा संदर्भ में देखिए। इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण अंबेडकर और संविधान बना था मुद्दा, और इसकी वजह से जो 400 पार मांग रहे थे संविधान बदलने के लिए, लोगों ने 3 पांव पे खड़ा कर दिया। ठीक है साहब, 3 पांव पे खड़ा कर दिया। वो फ्रस्ट्रेशन वहां से निकल कर आया है। चलते चलते एक बात मैं और कह दे रहा हूं
कि इनकी औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी इस तरह का स्टेटमेंट देने पर, दलितों पे एट्रोसिटीज हो रही है चुप रहने पर। इनके साथ जो दलित नेता हैं, दलित संगठन है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिनके कंधे पर पालकी ढोई जा रही है इनकी, हम उनकी भी भर्त्सना करते हैं। बाकी मांग आपको आपके सामने रख दिया इन्होंने, भाई होम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट, एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मस्ट सैक हिम। तो ये दलित जितने और पिछड़े नेता जो उनकी भाषा बोल रहे हैं, हम आरएसएस से ज्यादा उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कंधे पर चढ़ के इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, नहीं तो इतना सा नंबर। तो ऐसे बिकाऊ दलित नेताओं से भी हम सावधान करने यहां आए हैं और उनकी भर्त्सना भी कर रहे हैं। शुक्रिया। हम एक चीज़ जो अभी रतन लाल जी ने कहा, मैं उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम एनडीए के जो एलाइज हैं, खास तौर से जो जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, और एक अपरोक्ष जो उनके एलाइज है चंद्रशेखर हैं, हम उनकी तरफ से अभी सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने बाबा साहब संसद में, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से पहुंचे हैं, रामदास अठावले हैं, और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो एनडीए के एमपी चुनकर आए हैं, हम उनकी भी भर्त्सना करते हैं और हम पूछना चाहते हैं कि बाबा साहब के नमक का कर्ज वो कब चुकाएंगे। उनके सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान होता रहा और ये सारे के सारे नेता खामोश बैठे रहे, और उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि जिंदगी भर चुनने के लिए चुनकर नहीं आए हैं वो संसद में, और हम सब लोग उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगली बार वो संसद में चुनकर नहीं आएंगे। हम सब लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि जो भी दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी आदिवासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाबा साहब के अपमान पे खामोश रहेगा, अगली बार उसको संसद का मुंह देखने नहीं देंगे। आपका कोई सवाल हो तो हम सब लोग आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हैं। देखिए, मैंने कहा कि ये कॉल पहले ही हो गई थी। मायावती जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, कम से कम वो कर रही हैं, और हम चाहते हैं कि ये 87 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट से आते हैं, 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 47 शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। ये सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बाबा साहब और के प्रति उनका कर्ज है, तो बाबा साहब के अपमान के खिलाफ अपने अपने क्षेत्र में करते क्यों नहीं। हम चाहते हैं वो करें, जिससे कि सरकार पे दबाव बने और गृह मंत्री को मजबूरन इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़े। पार्लियामेंट में जो लोग साइलेंट थे उस दिन, तो उनका क्या मतलब, कुछ बोलना जरूरी था ना था उस चीज में, अब क्या करें? मैं सवाल समझा नहीं आप। जो लोग साइलेंट था, मतलब ये दलित लोग, एसटी शेड्यूल का जो भी मेंबर, हमने कह दिया ना, हमने कहा ना, वो उस दिन साइलेंट था, लेकिन साइलेंट आज भी रहेगा इन लोग। हम तो यही देख रहे हैं कि चाहे नीतीश की पार्टी के लोग हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लोग हों, या आजाद समाज पार्टी के लोग हों, सब खामोश बैठे हैं। तो जो भी लोग खामोश बैठे, नीतीश के एक मिनिस्टर जो है अमित शाह के पक्ष में बयान दिए, अशोक चौधरी जी, तो हम ये कह रहे हैं कि जिस बाबा साहब के संविधान की वजह से वो आरक्षित सीट पर संसद में चुनकर गए हैं, और उस संविधान के तहत अगर वो संविधान के निर्माता का सम्मान के लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो हमारे दलित समाज की, आदिवासी समाज की आवाज कैसे उठाएंगे? जो संविधान के निर्माता के सम्मान की आवाज नहीं उठा सकते, वो दलित समाज की आवाज कैसे उठाएंगे? वो आदिवासी समाज की आवाज कैसे उठाएंगे? सर, एक बात मैं पूछना, हाँ राजेंद्र जी, आप डॉक्टर अंबेडकर जो है वो अपने आप में, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने दिया है, तो एक एमिनेंस है। अब उनके ऊपर कोई भी अगर अटैच करता है तो आप राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन तो करेंगे, ये बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ मीडिया का प्रश्न ये है कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट भी जाके इसका लीगल, जो भी लीगल पनिशमेंट बनती है
जिन लोगों ने इनका कहा है, वैसे तो आप उनका त्याग पत्र मांग रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या दूसरे जज जो हैं इस पे कोई निर्णय लें तो वो एक सील बन जाती है। उस पे आपका क्या विचार? एक्चुअली आजकल हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे कहती है आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। तो मेरा ये फर्म बिलीव है कि कोर्ट के अंदर उस सोच वाले जज बहुत बन गए हैं और हमें उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने जो उनके जजमेंट एज एन एडवोकेट उनको हमने पूरी क्रिटिकली उनको एनालाइज किया है, बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। तो बहुत सारे जजमेंट तो ऐसे हैं जो संविधान को और कानून को ताक पे रख के आस्था के ऊपर आधारित है या प्रीजुडिस है। हमें वहाँ बिल्कुल न्याय की भरोसा नहीं रहा है। पूरे देश में 90% लोग आज सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बहुत सारे जजों, सब तो नहीं, अच्छे जज भी हैं, लेकिन बहुत सारे जजों पर उनका भरोसा उठ चुका है। उनके शब्दों में, उनके जजमेंट्स के अंदर भी पढ़ने के बाद लगता है कि उसमें न्याय की भावना नहीं है बल्कि प्रिजुडिसनेस है। नहीं, इसमें एक लाइन और ऐड कर दे रहा हूँ। ये कानूनी लड़ाई नहीं है, ये लीगल बैटल नहीं है, ये पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और मोरालिटी का सवाल है। ठीक है, ये है फंडामेंटल क्वेश्चन। नेक्स्ट। गौतम जी, आपने ये कहा कि ये प्रोप्राइटरी, जो सर भी कह रहे हैं, ये प्रोप्राइटरी का सवाल है। दिल्ली के इलेक्शन में क्या इसका इम्पैक्ट होगा और आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए? हमारे समाज के लोग बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर हर चुनाव में उसका जवाब दिया जाएगा, समाज जवाब देगा। क्योंकि समाज में लोग जब से पढ़ने का अधिकार मिला है तब से बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। केवल अपने फ्यूचर के लिए अध्ययन नहीं कर रहे, बल्कि वो ये भी अध्ययन कर रहे हैं कि हमारी राजनीति किधर जा रही है और हमारे नेता बोल क्या रहे हैं और संविधान ने हमें क्या दिया और सरकारों ने हमारा क्या छीना। हर चीज पर नजर रखी जा रही है, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे ये भी बात आती है कि जब आप मंत्री थे दिल्ली में, दिल्ली सरकार में, तो आपके साथ लोग नहीं खड़े हुए और आपको अंत तक ये छोड़ना पड़ा मंत्री पद, क्योंकि वहां पे भी आपके साथ लोग खड़े नहीं थे। आपने कोई ऐसा चीज नहीं बोला जो कि अननोन है, क्रिएटेड है, क्राफ्टेड है। आपने जो भी कहा वो जो उस वक्त कहा था उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। तो आज कैसे आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपके साथ दिल्ली के लोग या देश के लोग खड़े हों? नहीं, देश के और दिल्ली के लोग खड़े हुए। आप ये कह सकते हैं कि पार्टी के लोग खड़े नहीं हुए, पूरा देश साथ खड़ा हुआ, पूरा समाज साथ खड़ा हुआ और वही समाज उनको भी जवाब आपके आपको छोड़ना पड़ा ना। मेरे ख्याल में डायलॉग ना रहे। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जो 28 तारीख को आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, दिल्ली में कोई इसके लिए जगह सुनिश्चित की आप लोगों ने? आप लोग कहाँ पे रहेंगे? देखिए, दिल्ली में जो भी प्रदर्शन और धरने होते हैं वो सेंट्रल दिल्ली में ही होते हैं। जगह आपको बता दी जाएगी। सर, एनडीए के जो सांसद हैं जो कोटे से चुने गए हैं, SC ST या 4000 विधायक में पूरे देश में करीब चुने जाते हैं, जो सरकार के साथ हैं, वो तो किसी दबाव में हो सकते हैं, चलो वो तो आपके साथ नहीं आएंगे। जो इंडिया गठबंधन के हैं, RJD के हैं, TMC के हैं, जो SC ST कोटे से चुने जाते हैं, क्या वो इस मामले में आपके साथ आ रहे हैं? बिल्कुल, सब हमारे साथ हैं और आप देखेंगे 28 तारीख को सब अपनी अपनी जगह पर इसके साथ खड़े हैं। एक मिनट, लेट मी ऐड वन थिंग मोर। ये लड़ाई SC ST सांसद की खाली नहीं है। नहीं सर, वो तो दबाव एक मिनट पहले सुन लीजिए ना, मतलब सवाल करिए तो उसका सुनिए। ये लड़ाई सिर्फ SC ST सांसद की निजी लड़ाई नहीं है। मैंने पहले कहा कि दिस इज आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर। ये संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई है। अभी बनारस में शायद एक लड़का मारा है ना, वो दलित नहीं था, वो ब्राह्मण था। ठीक है, तो जो देश की जनता को ये तय करना है कि वो संविधान के साथ खड़े रहेंगे या मनुस्मृति के साथ रहेंगे, ये बेसिक सवाल है। बाकी जो SC ST सांसद हैं उनकी नैतिकता ज़्यादा है, क्योंकि संविधान और अंबेडकर की वजह से वो संसद में उनको जाने का मौका मिला। नहीं तो पता नहीं जीतन राम मांझी आज क्या कर रहे होते, या चिराग पासवान क्या कह रहे होते, और ठावेल क्या कह रहे होते। उनकी नैतिक ज़्यादा है ना, कि उसकी वजह से एक स्पेशल प्रोटेक्शन उनको मिला, तो उनसे उम्मीद ज़्यादा की जाएगी कि कम से कम वो बोले। लेकिन क्या संविधान सभा में सिर्फ दलित थे? सारे तरह तरह के लोग थे। जवाहरलाल नेहरू थे संविधान सभा में, नहीं तो मैक्सिमम लोग, मुझे लग 99.9% लोग उस संविधान के पक्ष में थे, मनुस्मृति के पक्ष में नहीं थे। इसलिए इस देश के लीडर, इस देश की जनता की जिम्मेदारी है कि मनुस्मृति वाले मेंटालिटी के लोगों को कैसे डिफीट करें।
हो सकता है मेरा भाई भी उस खेमा में हो सकता है कोई ब्राह्मण मेरे खेमा में हो, ये भी हो सकता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।